जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल मैथ्स बर्नर में। आज हम करेंगे क्लास 10th का मैथ्स स्टैंडर्ड पेपर सैम्पल पेपर बनाएंगे आज हमको। ठीक है, इसमें हम पार्ट 1 को चेक करेंगे। पार्ट 1 का मीन्स हो जाएगा सेक्शन 1 को। अगर आप इस वीडियो की PDF लेना चाहते हैं तो आप इस टेलीग्राम ID पर जाकर ले सकते हैं और आप मुझसे इंस्टाग्राम और फेसबुक से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। स्टार्ट करने से पहले इसके कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, उनको भी चेक कर लेते हैं कि इसके अंदर क्या होगा। कि द क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 3 पार्ट्स ABC, इनके 3 पार्ट्स अवेलेबल होंगे। ठीक है, जो सेक्शन A होगा उसके अंदर 20 क्वेश्चन अवेलेबल होंगे, सभी के सभी 1 मार्क्स के ही होंगे और हमें कोई भी 16 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने होंगे। फिर उसी तरह सेक्शन B जो होगा वो भी 20 क्वेश्चन का होगा, हम वो भी सारे के सारे 1 मार्क्स के ही होंगे और उसमें भी हमें 16 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने होंगे। ये MCQ पेपर होगा पूरा। एंड जो सेक्शन C जो होगा ये 10 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें कि 2 केस स्टडीज़ हो। केस स्टडी क्या होता है, जैसे इंग्लिश में पैराग्राफ होता है, समथिंग एक पैरा दे देंगे, कुछ फिगर्स दे सकते हैं और फिर उनके रिगार्डिंग हमें कुछ 5 क्वेश्चन दे देंगे। ठीक है, और उसमें MCQ भी मिलेगा, उनको हमें देख के सॉल्व करना और टिक लगाना होगा। हमें उन 10 में से कोई भी 8 क्वेश्चन हमें करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी ये जो हम करने जा रहे हैं इस वीडियो के अंदर वो है सेक्शन A के लिए। अभी हम ओनली सेक्शन A को सॉल्व करेंगे। मैं आपको इसके अंदर 20 के 20 क्वेश्चन सॉल्व करूँगा ताकि आपको ये पता चले कि हर तरह किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं हमारे एग्ज़ाम में और हर तरह के क्वेश्चन को हमें किस तरह से अप्रोच करना चाहिए। ठीक है, तो आइए अपना सैम्पल पर हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि द रेशियो ऑफ LCM एंड HCF की LCM और HCF का रेशियो बताना जो कि लीस्ट कंपोजिट नंबर लीस्ट प्राइम नंबर के बीच में जो बनेगा। ठीक है, तो आपके लिए उम्मीद कर सकता हूँ कि अगर आप स्टैंडर्ड पेपर ले रहे हैं तो आपको ये कंपोजिट नंबर एंड प्राइम नंबर क्या होते हैं इनका नॉलेज होगा आपको। तो सबसे छोटा जो कंपोजिट नंबर मैं कह सकता हूँ वो होता है 4 एंड सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है वो होता है 2। तो अगर मैं इन दोनों का अगर LCM की बात करूं पहले तो LCM में आ जाएगा इसका 4 एंड अगर इसके LCM HCF की बात करूं तो आ जाएगा 2। तो हमें पूछा जा रहा है LCM रेशियो HCF। LCM रेशियो HCF की बात कर रहा है तो LCM अपने पास 4:2 आ जाएगा और इसको जब सॉल्व करेंगे 2:1 आ जाएगा। तो इसके हिसाब से जो ऑप्शन नंबर B है ये इसका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। द वैल्यूज ऑफ के की वैल्यू बतानी है फॉर विच द लाइन्स दिस एंड दिस कैन कोइंसाइड। कि अगर दोनों चीज़ें कोइंसाइड करें तो हमारी के की वैल्यू क्या बनेगी। ठीक है, तो कोइंसाइड के लिए इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन होती है कोइंसाइड के लिए A1/A2 बराबर होना चाहिए B1/B2 और ये बराबर होना चाहिए C1/C2 के। ठीक है, ये तो कंप्लीट ऐसे होना चाहिए। तो यहाँ से अगर हम देखें इस इक्वेशन में से दोनों कंपेयर कराना है ना, तो यहाँ से अपने को देख लीजिए A1 की वैल्यू अपने को 5 मिलेगी, B1 की वैल्यू 7 मिलेगी और C1 की वैल्यू अपने को 3 मिल जाएगी। और इस इक्वेशन की बात करें हम लोग तो A2 की वैल्यू 15 मिलेगी, B2 की वैल्यू 21 मिलेगी एंड C2 की वैल्यू क्या मिल जाएगी अपने को, K मिल जाएगी। तो अगर मैं अब इन सभी वैल्यू को इसके अंदर इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करूँ, सेटिस्फाई करने की कोशिश करूँ, तो अपने पास A1/A2 की वैल्यू 5/15 आ रहा है, जिसका आंसर 1/3 आ रहा है। उसी तरह B1/B2 की वैल्यू चेक कर लीजिए, ये 7/21 आ रहा है और इसकी वैल्यू भी सॉल्व करके 1/3 ही आ रहा है। और फिर उसी तरह अगर मैं C1/C2 की बात करूँ तो अपने पास आ रहा है ये 3/K। ठीक है, मुझे तीनों को बराबर रखना जैसा कि इक्वेशन में बोला जा रहा था। तो यहाँ पे मैं 1/3 बराबर होना चाहिए 1/3 इज इक्वल टू 3/K। किसी भी 2 पार्ट को मैं ले लूँगा इक्वल, इन दोनों पार्ट को मैं चूज़ करूँ ओनली, तो 1/3 इज इक्वल 3/K। सॉल्व कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो K इज इक्वल टू 9। यहाँ से 9 इसकी वैल्यू सही आ रही है, तो A ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अ गर्ल वॉक 200 मीटर। एक लड़की है जो कि 200 मीटर जाती ईस्ट की तरफ। अब हमें जब भी पेपर में हमें डायरेक्शंस बनाना होता है तो ये बिल्कुल फिक्स्ड है। ठीक है, तो फिक्स्ड कैसे है कि डायरेक्शंस हमारे पास इधर की तरफ नॉर्थ कहते हैं, नीचे की तरफ साउथ हो जाएगा, इधर की तरफ ईस्ट हो जाएगा एंड दिस वन इज़ वेस्ट। ठीक है, तो हमको ऐसे करना है। तो अब हम जैसे मान लीजिए कि हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इस पॉइंट से, जिसका नाम लेते हैं हम ए पॉइंट से वो लड़की 200 मीटर चलना चाहती ईस्ट की तरफ। तो 200 मीटर ईस्ट की तरफ गई, मान लीजिए इधर की तरफ गई 200 मीटर और इस पॉइंट को हमने माना है
बी। फिर नॉर्थ की तरफ मुड़ती है 150 मीटर उधर की तरफ चलती है, तो नॉर्थ हमारा अप की तरफ होता है, तो इधर हम लेते हैं अप की तरफ, और ये पॉइंट हमारा रहेगा सी, जिसको हम ले लेंगे 150 मीटर का। बोला था डिस्टेंस ऑफ द गर्ल फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो स्टार्टिंग पॉइंट से अब जो लड़की पहुंची है कहाँ, कितना दूर है, ठीक है। इसका मतलब मुझसे पूछा जा रहा है इस AC की वैल्यू पूछी जा रही है। तो ये जो क्वेश्चन बनेगा ये पाइथागोरस का क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास ये 90 डिग्री का आ जाएगा। तो पाइथागोरस फॉर्मूला क्या होता है, 90 डिग्री के सामने वाला H होता है, दिस वन इज पर P मतलब परपेंडिकुलर, और ये बन जाएगा अपने पास बेस। तो पाइथागोरस फार्मूला को अगर देखें हम लोग, तो ये जो इसका थ्योरम है ये कहता है कि H स्क्वायर बराबर होता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के, ठीक है। तो H की वैल्यू, P की वैल्यू क्या बन जाएगी 150 का स्क्वायर प्लस B की वैल्यू बनेगी 200 का स्क्वायर, ठीक है। 150 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 22500 प्लस 200 का स्क्वायर बन जाएगा 400 और 00, तो ये 40,000 इसका आंसर रहेगा। जब हम दोनों को प्लस कर देंगे तो दिस वन 0 0 एंड 5 2 6, ये H स्क्वायर की वैल्यू आई है। तो यहाँ से अपने को क्या मिल सकते हैं, यहाँ से H की वैल्यू क्या मिल जाएगी, H की वैल्यू मिल जाएगी √62500। तो अगर इसको सिंपल सॉल्व कर देंगे तो अपने पास 250 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास कौन सा आंसर है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, द लेंथ ऑफ द डायगोनल की लेंथ निकालनी है, किसका, ऑफ द रोम्बस का डायगोनल की लेंथ निकालनी है, जो कि 24 सेंटीमीटर 32 सेंटीमीटर का है, एंड द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड ऑफ द रोम्बस। देखिए इस क्वेश्चन को करने का तरीका ये है कि हम लोग रोम्बस का ना एरिया निकालेंगे, डायगोनल 1 मल्टीप्लाई डायगोनल 2, और इसका एक और फॉर्मूला होता है जो कि होता है बेस मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है। चाहे एल्टीट्यूड के लीजिए चाहे हाइट के लीजिए, तो यही फॉर्मूला हमें यूज़ करना होगा। हम लोग पहले एरिया ऑफ रोम्बस निकालेंगे, उसकी मदद से फिर हम लोग हाइट को या कह लीजिए एल्टीट्यूड ही ले लेता हूँ मैं, एल्टीट्यूड को हमें यहाँ पर निकाल लेंगे अगर मेरे पास बेस आ जाएगा तो, ठीक है। तो अभी हम निकालते हैं, सबसे पहले हाफ इंटू D1 इंटू D2 करते हैं। तो यहाँ से एक पेन चेंज कर लेता हूँ, यहाँ से अपने पास अगर हमको एरिया ऑफ रोम्बस की बात करें तो अभी मैं ले रहा हूँ हाफ इंटू D1 मल्टीप्लाई D2 की वैल्यू। तो इसकी जो वैल्यू आ रही है हमारे पास वो आ जाएगी हाफ इंटू 24 मल्टीप्लाई 32, ये वैल्यू बन जाएगी 12, और इन दोनों मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है 384 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 384 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ रोम्बस आ गया। लेकिन अब यही एरिया ऑफ रोम्बस बेस इंटू एल्टीट्यूड का भी फॉर्मूला लग सकता है, बिल्कुल आराम से लग सकता है, लेकिन हमें बेस पहले पता करना पड़ेगा। अब जैसे कि ये रोम्बस है अपने पास, ठीक है, दिस वन इज रोम्बस, ये A है, B है, ये C है, ये D है। हम जानते हैं रोम्बस में सारी की साइड्स होती हैं, सारी की सभी बराबर होती हैं। अब इसका पूरा का पूरा एरिया आ तो चुका है 384। अब हमें बेस निकालना है। बेस मतलब क्या हो जाएगा, मतलब मान लीजिए AD की वैल्यू हमें निकालनी है। अगर इसका ये जो डायगोनल है और ये जो डायगोनल की लेंथ हमें दी हुई है, तो मान लीजिए कि इसकी लेंथ हमें 24 जो दे रखी है और ये वाली लेंथ है 32 का कंप्लीट। तो इसको मैं अगर A मान लूँ तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि OA की वैल्यू 12 सेंटीमीटर की आ जाएगी एंड OD की वैल्यू 16 सेंटीमीटर की आ जाएगी, ठीक है। ऐसे ये वैल्यू अपने पास आ जाएगी। तो अब हम लाएंगे दोबारा से पाइथागोरस फॉर्मूला। तो इन ट्रायंगल OAD की बात करें तो अपने पास बन रहा है AD का स्क्वायर बराबर OA का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर, ठीक है। ये पाइथागोरस फॉर्मूला हमने पीछे देखा अभी। तो AD की वैल्यू हमें निकालनी है, OA का वैल्यू अपने को मिल गया 12 का स्क्वायर प्लस OD की वैल्यू मिली 16 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर था 144 और इसका वैल्यू हो जाएगा 256 और ये दोनों मिल गया 400। इसका मतलब AD की वैल्यू यहाँ से क्या मिल गया अपने को 20 सेंटीमीटर का। AD की वैल्यू मिल चुकी है हमें 20 सेंटीमीटर। तो यही चीज़ अब बेस की वैल्यू बन जाएगी, ये 20 आ चुका है। अब हम लगाएंगे दोबारा से एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला, एरिया ऑफ रोम्बस, लेकिन इस बार हमें लगाना है बेस मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड का फॉर्मूला।
ठीक है। तो एरिया ऑफ रोम्बस हमारे पास क्या रखा है 384 बराबर बेस हमारे पास आ रखा है 20 है। इसको 20 मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से एल्टीट्यूड की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है हमारे पास 384/20, और इसको अगर मैं काटूँ तो 192 पर जा रहा है, मतलब कि 19.2 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास ऐसे सॉल्व होना था। अगले बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है कि द 2 फेयर क्वाइंस आर टॉस, 2 क्वाइन को टॉस किया जाता है एक साथ, तो प्रोबेबिलिटी बतानी है कि एटमोस्ट 1 हेड, कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है, एक हेड ही चाहिए उसको ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो हमें पहले तो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन बन गया, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी का केस हो 2 फेयर क्वाइंस हमें दे रखे। तो पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या बनेगी पहले वो चेक कर लेते हैं एक बार। अगर हम पॉसिबल इवेंट्स की बात करें एक बार, यहाँ पर पॉसिबल इवेंट्स की अगर बात करें तो हो सकता है दोनों में हेड आ जाए, हो सकता है पहले में हेड दूसरे में टेल, पहले में टेल दूसरे में हेड आ जाए, और हो सकता है दोनों में टेल आ जाए। तो ये अपने पास पॉसिबल इवेंट बन सकते हैं। लेकिन अब अगर हम लोग अब फेवरेबल इवेंट की बात करें, अब हम लोग तो क्या हो जाएगा अपना फॉर्मूला कि अपने को ज़्यादा से ज़्यादा एक ही हेड चाहिए। तो देख लीजिए अपने पास बन रहा है HT, TH एंड TT, ठीक है। तो ये अपने पास इसका फेवरेबल इवेंट बन रहा है। तो इसका प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फेवरेबल इवेंट अपॉन में पॉसिबल इवेंट। तो फेवरेबल इवेंट कितना 3/4, तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन होगा यही इसका बिल्कुल सही आंसर हमारे पास बन कर के आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 बढ़ते हैं कि ट्रायंगल दे रखा है, ट्रायंगल ABC एंड PQR सिमिलर है। तो बनाते जरा फिगर, ये अपने पास ट्रायंगल है एक जो कि इसका नाम है ABC, और ये ट्रायंगल सिमिलर है हमारे पास ट्रायंगल PQR के, ठीक है। अब इनके एल्टीट्यूड्स हमें दे रखे हैं कि ये वाला MAM है एंड इसको हम लेते हैं PN, ये हमारे पास एल्टीट्यूड्स है दोनों के दोनों। तो हमें AB² अपॉन PQ स्क्वायर की वैल्यू 4/9 हमें दी हुई है। हमें निकालनी है AM रेशियो PN, मतलब कि एल्टीट्यूड्स के रेशियो हमें वैल्यू निकालनी है। तो हमें क्या करना है कि हम जानते हैं एक फॉर्मूला कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, कि जब भी ट्रायंगल सिमिलर हो तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं कि एरिया दोनों का रेशियो के बराबर, रेशियो जो होता है वो बराबर होता है AB अपॉन PQ के स्क्वायर के रेशियो के बराबर अपॉन, और ये बराबर होगा फिर AC अपॉन PR के स्क्वायर बराबर BC अपॉन QR का स्क्वायर बराबर AM अपॉन QN के स्क्वायर के बराबर। ये अपने पास टोटल फॉर्मूला बनता है। हमें AB अपॉन PQ का रेशियो में दे रखा है स्क्वायर का, और हमें जो निकालने को बोला हुआ है AM अपॉन PN की बात कर रहा है। मतलब मुझे एक इससे काम है एंड एक मुझे इससे काम है, दोनों आपस में बराबर ही है। तो मैं बस इन्हीं दोनों को अब लूँगा और सबको लेने की कोई ज़रूरत हमें नहीं पड़ने वाली यहाँ पर। तो AM अपॉन में PN यहाँ पे PN है ये, ठीक है, PN है, तो ये इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो AB अपॉन में PQ इसका स्क्वायर हमें दे रखा है 4/9 बराबर है AM अपॉन PN के स्क्वायर के बराबर। स्क्वायर जब हटाएंगे तो क्या हो जाएगा अपने पास AM अपॉन PN की वैल्यू 4/9 के ऊपर रूट आ जाएगी, जिसकी वैल्यू अपने को 2/3 मिल जाएगा। मतलब इसका आंसर 2:3 आने वाला था, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 7th कि इफ़ 2 sin स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 2 देन बीटा इज इक्वल टू, बीटा की वैल्यू में क्या दे रखी है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। कैसे करेंगे कि इसमें हमें इक्वेशन को सिर्फ एक ही किसी रेशियो में रख लेंगे, या तो साइन में बदल लीजिए या फिर कॉस में बदल लीजिए। तो हमें पास पहले क्वेश्चन नोट डाउन कर लेते हैं कि 2 साइन स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब हम फॉर्मूला ये जानते हैं कि कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1। हम ये फॉर्मूला जानते हैं, तो किसी में भी एक में चेंज कर देंगे। तो हम लोग क्या काम करते हैं, कॉस को चेंज करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से कॉस स्क्वायर की बीटा निकालूँ तो 1 माइनस
साइन स्क्वायर बीटा, हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं एक बार, तो 2 साइन स्क्वायर बीटा माइनस, और इसकी जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक है, इसको आएगा 2 साइन स्क्वायर बीटा माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, 3 साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 3 एंड साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 आ चुका है। ठीक है, 3/3 करके 1 आ जाएगा, इसको मैं लिख देता हूँ, नहीं तो 3/3 इज इक्वल टू 1। फिर यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, साइन बीटा की वैल्यू अपने पास क्या आ रही है, 1 आ रही है। और तो हमें बीटा की वैल्यू निकालनी है, सिर्फ एंगल की वैल्यू निकालनी, तो 1 कब आता है साइन के टेबल में, 1 कब आता है, 90 डिग्री पे आता है। तो मैं कह सकता हूँ कि साइन बीटा इज इक्वल टू साइन 90, साइन से साइन कट हो जाएगा, मतलब कि बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 90 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 8 कि हमें प्राइम फैक्टर बताने हैं फॉर द डिनोमिनेटर ऑफ द रेशनल नंबर विद द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ 44.123, कि हमें इनके डिनोमिनेटर्स के, अगर ये कोई रैशनल नंबर है तो इनके डिनोमिनेटर के हम प्राइम फैक्टर बताएं। तो देखिए, हमने पढ़ा था कि जब भी कोई रैशनल नंबर होता है, कोई डेसिमल फॉर्म का जो भी कोई रैशनल नंबर होता है नंबर, तो उनके डिनोमिनेटर की जो वैल्यू होती है हमेशा 2 और 5 में ही आनी चाहिए। तो यहाँ पर भी 2 और 5 का ही इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी कहलाएगा। बी क्यों नहीं हो सकता, उसमें 2 और 5 था लेकिन उसके अंदर 3 भी था, तो हमको इनके अलावा कुछ नहीं चाहिए होता है। 2 और 5 के अलावा इसमें और कुछ भी आया तो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, या सॉरी नॉन इर्रेशनल नंबर कहलाने लग जाता है। तो इस वजह से इसका ऑप्शन नंबर सी ही इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइन x इज इक्वल टू एन वाई इज इक्वल टू बी है अगर, तो कौन इसमें से क्या बनने वाला है। देखिए जरा, अगर मैं कहूँ कि x इज इक्वल टू मान लीजिए 2 है एंड y इज इक्वल टू मान लीजिए 3 है, इनका अगर ग्राफ बनाने की कोशिश करूँ तो यहाँ से मान लीजिए कि 2 जा रहा है, तो x इज इक्वल टू 2 की लाइन ये वाली बन जानी चाहिए, x इज इक्वल टू 2। और अगर y इज इक्वल टू 3 की बात करें तो y इज इक्वल टू 3 की लाइन ऐसे जाने वाली। तो सॉल्यूशन वही बनता है जितनी बार वो इंटरसेक्ट करे। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, सिर्फ एक बार इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बन जाएगा वो इंटरसेक्टिंग आ जाएगा लाइन। जो ऑप्शन नंबर जो ए है वो इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि डिस्टेंस निकालना है -5 and 6 का फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन की वैल्यू क्या होती है, कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 0। इसका हमें वैल्यू निकालना है, इसका डिस्टेंस निकालना। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या जानते हैं, डिस्टेंस का फॉर्मूला हम जानते हैं कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा रूट। ये फॉर्मूला हम जानते हैं इसमें। तो डिस्टेंस हमें निकालना है, तो क्या हो जाएगा, -5 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर, रूट में इसको लगा देंगे। तो -5 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 प्लस 6 का होल स्क्वायर 36 हो जाएगा, प्लस कर देंगे और ये हो जाएगा 11 का 1 कैरी हो गया, एंड 61 रूट में 61, और यही इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 हमें दे रखा है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू 23/25 हमें दे रखा है। ए की वैल्यू क्या आएगी, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 23/25 के ऊपर रूट आ जाएगा। 23 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, तो 23 को हम ऐसे ही छोड़ देंगे, और 25 जो होता है 5 का होता है, मतलब ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, √23/5 ये। और रूट अगर नंबर आए तो ऑब्वियस ही बात है कि हम जानते हैं वो क्या बनता है, फिर इर्रेशनल नंबर बन जाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ एलसीएम ऑफ x एंड 18 इज 36 एंड HCF ऑफ x एंड 18 इज 2 देन x इज इक्वल टू। तो इसका जो इसमें जो फॉर्मूला लगने वाला वो ये था कि LCM मल्टीप्लाई HCF बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, कि 2 नंबर का जो प्रोडक्ट होगा वो दोनों के बराबर। तो एलसीएम में दे रखा 36 मल्टीप्लाई एलसीएम में दे रखा 2, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर कौन कौन सा, एक तो x है मल्टीप्लाई दूसरा नंबर 18 है। हमें x निकालना है, तो क्या हो जाएगा 36 मल्टीप्लाई 2/18 इज इक्वल टू x। ये हमारे पास जाएगा 2 से, यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B। हमें एक ट्राइंगल दे रखा है जो कि ABC है और B एंगल पे 90 डिग्री हमें दिया हुआ है। tan A की वैल्यू √3 है, tan A की वैल्यू ये वाली वैल्यू
√3 की दे रखी है, ठीक है। तो हम क्या जानते हैं, tan a की वैल्यू अगर √3 की है और tan का फॉर्मूला जो होता है वो होता है P/B। इसका मतलब अगर ये इसको थीटा अगर माने तो इसके सामने क्या पड़ता है P और 90 के सामने H और ये हो जाएगा अपने पास B। मतलब कि इसकी वैल्यू अपने पास √3, इसके नीचे कुछ नहीं तो उसको मैं 1 ले सकता हूँ, मतलब B की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। अब हमें ज़रूरत है AC की वैल्यू निकालने की। तो हम किससे निकालेंगे इसको, पाइथागोरस फॉर्मूला की मदद से। तो अगर हम बात करें तो h² = P² + B², ठीक है। तो अपने पास आएगा √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 + 1। तो h² की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ चुकी है, मतलब h की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 सेंटीमीटर, ±2 आएगा। लेकिन हम लोग 2 लेंगे क्यों, क्योंकि लेंथ कभी भी नेगेटिव में नहीं होता, इस वजह से। तो हाइट की वैल्यू 2 आ चुकी है, मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2। अब हमें सबसे पहले क्या निकालना है, cos A निकालते हैं पहले, cos A। तो cos A का फॉर्मूला होता है B/H। तो A की तरफ से देखें तो B/H क्या आ रहा है, 1/2 आ रहा है। उसी तरह अगर हम निकालें sin A की वैल्यू, ये इसका फॉर्मूला था P/H। तो ये जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है √3/2। अब हम निकालेंगे cos C। अब हमें C से नज़र देखना है, C के सामने कौन पड़ रहा है, P। तो इसके लिए मैं थोड़ा दूसरा डायग्राम बनाता हूँ इसके लिए मैं थोड़ा सा, कि हमें C से जब देखने की ज़रूरत हो। ये C है, ये हमारे पास 1 आ रहा है, जिसकी वैल्यू हम P ले लेंगे। B की वैल्यू अपने अब यहाँ पर ये √3 बन जाएगा और H की वैल्यू तो 2 रहेगा ही रहेगा। तो यहाँ से cos C की वैल्यू क्या बन जाएगी, B/H फॉर्मूला होता है और वैल्यू बन जाएगी √3/2। उसी तरह अगर हम लोग sin C की वैल्यू को देखें, इसका फॉर्मूला होता है P/H और इसका आंसर बन जाएगा 1/2। अब हम लगते हैं cos A, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, cos A × cos C माइनस sin A × sin C। तो cos A की वैल्यू हमें मिल चुकी है 1/2 मल्टीप्लाई cos C की वैल्यू हमें मिल चुकी है √3/2 माइनस sin A की वैल्यू हमें मिल चुकी है √3/2 मल्टीप्लाई और sin C की वैल्यू हमें मिल चुकी है 1/2। सॉल्व करेंगे तो √3/4 माइनस √3/4 आंसर आ चुका है 0। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर जो B है यही इसका बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कि एक ट्रायंगल है जिसके सारे एंगल्स 1:1:2 में हमें दे रखे हैं। हमें सबसे बड़ा एंगल यहाँ पर C दे रखा है, हमें ये वैल्यू हमें निकाल करके देनी, ठीक है। तो इसको कैसे बना सकते हैं कि हम जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल के, अगर एक बार ट्रायंगल बनाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर कि हमें A, ये B और ये अगर C है तो तीनों एंगल का प्लस कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो रेशियो क्वेश्चन है कि लेट द रेशियो बी x, लेट द, हम लोग मान लेंगे कि रेशियो क्या है इसका, x है। अगर रेशियो x है तो एंगल A की वैल्यू क्या बन जाएगी 1x, एंगल B की वैल्यू भी 1x एंड एंगल C की वैल्यू क्या बन जाएगी 2x। तो इसके हिसाब से 1x प्लस 2x प्लस ये 1 बनना था 1x, और इसके बाद अगर 2x = 180 डिग्री, तो हो गया टोटल 4x = 180 डिग्री। x की वैल्यू हो चुकी है अपने पास 180/4, x की वैल्यू हो जाएगी 45 डिग्री। अगर x की वैल्यू 45 डिग्री आ चुकी है तो हम लोग को एंगल A की वैल्यू मिल जाएगी 45 डिग्री, एंगल B की वैल्यू 45 डिग्री और एंगल C की वैल्यू 90 डिग्री, ठीक है। तो हमें यहाँ से हम लोग समझ सकते हैं कि अब क्या कौशल ट्रायंगल हमारे पास दिख रहा है कि एंगल C जो होगा वो 90 डिग्री का बन रहा है, ये इधर A और ये हो जाएगा B। हमें सबसे पहले बात पूछ रहा है sec A का, तो sec A की वैल्यू निकाल लेते हैं। sec A की वैल्यू हमसे हम फॉर्मूला होता है H/B, H/B। तो H/B हमें A से नज़र देखना है ना, H तो बन जाएगा AB और B हो जाएगा AC। इसके बाद हमसे बोला गया है cosec B का, cosec B इसका जो फॉर्मूला बनेगा, cosec का फॉर्मूला होता है H/P, मतलब कि हो जाएगा AB/BC, ठीक है। ये दोनों वैल्यू मिल गया। इसके बाद हमको आना चाहिए tan A की वैल्यू, जो कि फॉर्मूला होता है P/B। तो P/B की बात करें मतलब कि BC/AC, ठीक है।
और इसके बाद है कॉट बी जिसका फॉर्मूला होता है बी अपॉन में पी। तो बी की वैल्यू बन जाएगी यहाँ से बी सी अपॉन में ए सी। अब हमसे पूछा जा रहा है सेक ए अपॉन कॉसेक बी माइनस टेन ए अपॉन कॉट बी की वैल्यू। ठीक है, तो सेक ए की वैल्यू अपने पास आ रही है ए बी अपॉन में ए सी अपॉन कॉसेक बी की वैल्यू आ रही है अपने पास ए बी अपॉन में ए सी माइनस टेन ए की वैल्यू आ रही है अपने पास बी सी अपॉन में ए सी अपॉन और आ रहा है कॉट बी की वैल्यू अपने पास आ रही है बी सी अपॉन में ए सी। इसको सॉल्व करेंगे तो ये पूरा कट गया, ए पूरा कट गया, तो मतलब आ रहा है 1 माइनस 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए ही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 15 की द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन निकालने हैं मेड बाय द सर्कुलर व्हील ऑफ रेडियस 0.7 मीटर इन रोलिंग डिस्टेंस ऑफ 176 मीटर। तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस निकालें। तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन का जो फॉर्मूला होता है उसको हम पहले देख लेते हैं। तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील, ठीक है। तो हम लोग निकाल डिस्टेंस ट्रेवल तो हमें पता है 176 मीटर उसने ट्रेवल किया, लेकिन सर्कमफ्रेंस हमें नहीं पता है। तो सर्कमफ्रेंस हमें निकालना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला था C = 2πr, ठीक है। तो वैल्यू रखते हैं C = 2 × 22/7 और R की वैल्यू हमें दे रखी है 0.7। इस पॉइंट को अगर मैं हटा दूं तो नीचे आ जाएगा 10, 7 से 7 कट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 4.4 मीटर, ठीक है। मीटर मीन्स का आंसर आ जाएगा। इसके बाद हमें निकालना नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस और वैल्यू रख देते हैं। तो डिस्टेंस हमें दे रखा है 176 अपॉन और सर्कमफ्रेंस हमें दे रखा है 4.4। इसको अगर हम सॉल्व करें तो 176 अपॉन 0 पर पहुंच जाएगा 44, आंसर इधर से आ रहा है। और अगर इसको हम लोग काटें तो ये बन रहा है हमारे पास आई थिंक 11 के टेबल जा रहा है, 11 के टेबल में 4 पर जा रहा है और 11 के टेबल में 160 पे जा रहा है और ये फिर जाएगा 40 पर। तो इसका आंसर 40 आ रहा है कि 40 रिवोल्यूशंस चक्कर खा रहे हैं। तो ये हो जाएगा 15 का ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। तो देखिए इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर कैसे हमें दिखाने की कोशिश करी है कि ट्रायंगल निकालना है। ट्रायंगल अपने पास ABC जिसका लेंथ हमें दे रखा है सब कुछ, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर्स हैं और EF की वैल्यू हमें दे रखी है। हमें DEF का पेरीमीटर निकालने को बोला गया है। तो DEF का पेरीमीटर में कैसे निकलता है, ये फॉर्मूला हमें याद करना पड़ेगा कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC एंड पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल DEF का जो रेशियो होता है उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के बराबर होता है, ठीक है। तो अगर हम पेरीमीटर ऑफ ABC की वैल्यू तो मुझे पता है, ये सारी साइड्स पता है, तो मैं क्या करूँगा ABC का पेरीमीटर निकाल दूंगा जो कि मेरे पास आ रहा है। अगर सबको प्लस करें 7.5 सेंटीमीटर का इसका मेरे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे काम किससे है, एक तो पेरीमीटर एक इस बॉक्स से काम होगा, ठीक है। एंड और जो मुझे निकालना है EF मुझे दे रखा है ना और BC मुझे दे रखा है, तो मतलब इस वाले वैल्यू से मुझे काम होगा। इन दोनों को लूँगा और वैल्यू रख दीजिए। तो 7.5 अपॉन में पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल DEF का एरिया रख दिया और हमें ये वैल्यू सॉल्व करते हैं तो पेरीमीटर अपने पास आ रहा है 15 सेंटीमीटर का। तो इसका आंसर जो बन जाएगा क्वेश्चन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 की ट्रायंगल हमें दे रखा है ये और दोनों ये पैरेलल्स हैं, DE और BC पैरेलल हैं। हमें साइड्स दे रखी हैं, BC भी दे रखा है, हमें DE की वैल्यू बतानी है। तो इसमें क्या होता है कि जब भी लाइन्स सिमिलर्स होती हैं तो हमने सिमिलरिटी प्रॉपर्टी लगा करके हम लोग ये चीज़ निकाल पाएंगे कि AD अपॉन में AB बराबर होने वाला है DE अपॉन में BC के। वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू 3/7 = DE अपॉन 14 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो अपने पास 14 × 3 = 7 × DE निकलेगा और यहाँ से DE की वैल्यू क्या आ जाएगी सॉल्व करके 6 सेंटीमीटर का आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर इसका बी बन जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 हमें दे रखा है कि 4tan B = 3, ठीक है। 4tan B = 3 और हमें जो निकालना है वो है 4 sin β - 3 cos β अपॉन 4 sin β + 3 cos β,
ठीक है। तो इसको सिंपल सा करने का एक ये तरीका है कि हम लोग इस पूरे इक्वेशन को ही 10 बना लें। 10 कैसे बनता है, साइन अपॉन कोस हम जानते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे इक्वेशन को ही हम लोग डिवाइड बाई कॉस बीटा कर सकते हैं। तो कॉस बीटा करते अपने पास क्या बन जाएगा, साइन अपॉन कॉस अपने पास 10 बन जाएगा, तो 4 tan बीटा माइनस 3 अपॉन 4 tan बीटा प्लस 3, और tan बीटा की वैल्यू रख दीजिए 3/4, सॉल्व कर देंगे अपने पास आंसर 0 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा यही इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में हमें दे रखा है कि वन लीनियर ऑफ अ पेयर of dependent linear equation is -5x + 7y = 2, the second equation can be। अभी बोला डिपेंडेंट से डिपेंड का इक्वेशन क्या होता है कि a1/a2 बराबर होता है b1/b2 = c1/c2 के। तो इसके हिसाब से क्या देख सकता हूँ मैं कि अगर मैं ऑप्शन को देखूँ सारे नंबर्स के लगभग डबल दे रखे हैं, तो ऑप्शन को देख करके मैं पता लगा सकता हूँ अब कि इसका डबल क्या हो जाएगा -10, 7 का डबल -14 और 2 का डबल हो जाएगा 4। तो यही बस इसका आंसर बन जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ ऑप्शन में था ही नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन में डालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग इनको माइनस कॉमन ले लेंगे। माइनस कॉमन लेते हैं हमारे पास क्या आ जाएगा 10x - 14y = -4, ये इसका प्रॉपर आंसर बन जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इस वीडियो का, कि जो अपने पास मैथमेटिक्स वर्ड है, द लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज चूजन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ द लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के वर्ड्स में जो लेटर्स हमारे पास आ रहे हैं उनका प्रोबेबिलिटी हमें बताना है। तो टोटल आउटकम हमारे पास कितने होते हैं अल्फ़ाबेट्स के, 26 होते हैं, और इसमें जो फेवरेबल आउटकम हमारे पास आ रहे हैं वो 8 ही आ रहे हैं। मतलब कोई नंबर कोई लेटर ऐसा तो नहीं जो रिपीट हो रहा हो, तो रिपीटेशन में नहीं लेना, हमें एक एक बार सभी अल्फ़ाबेट्स को लेने की ज़रूरत है। तो अल्फ़ाबेट जो नॉन रिपीटिंग में आ रहे हैं वो है ओनली 8 नंबर। सो प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होना है 8/26, मतलब कि 4/13, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो ये हमने सेक्शन ए को कंप्लीट यहाँ पर कर लिया है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। लास्ट में जाने से पहले दोबारा देख लीजिए कि अगर आपको इस वीडियो के पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप इस टेलीग्राम आईडी पे जाकर ले सकते हैं, और आप मुझसे इंस्टाग्राम और फेसबुक से भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से सेक्शन बी और सेक्शन सी भी आएगा सेकंड और थर्ड पार्ट के अंदर, ठीक है। तो अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि आपको इसी तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहे। और कमेंट करके बताइए कैसा लगा है, शेयर कर दिए लोग दोस्तों के साथ, और लाइक भी कर दिए, इससे मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।